हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड ईयर की क्लास के लिए साइकोपैथोलॉजी या फिर मनोविकृति मनोविज्ञान के बारे में बात करने वाला हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मानसिक बीमारियों के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में और उसके कुछ प्रकारों के बारे में और कारण के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो को देखकर आप अपनी परीक्षाओं में जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ और वीडियो बनाए हैं जो कि बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के लिए हैं। तो मनोविकृतिक विज्ञान के जो और वीडियो अपलोड किए हैं इसके पहले आप उनको भी देखिएगा। और आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी हिंदी भाषा में सरल तरीके से साइकोपैथोलॉजी अर्थात मनोविकृति विज्ञान को समझ पाएँ और सीख पाएँ। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि मानसिक बीमारी क्या है और हम कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसने बताया है कि जब किसी व्यक्ति में भावना या सोच या व्यवहार में जो परिवर्तन है या इन चीज़ों से मिली जुली हुई चीज़ें होती हैं, तो जब किसी व्यक्ति में फीलिंग्स की वजह से, उसकी सोच की वजह से, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं उसको मानसिक बीमारी में रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति की सोच व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि मानव बहुत ही कम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहता है, एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पर उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी तरह के निश्चित अवस्था में, किसी तरह की परिस्थिति में उसकी सोच बदल जाए या उसकी भावना बदल जाए, ये कॉमन सी बात है। लेकिन समस्या जब खड़ी हो जाती है, जब इन समस्याओं को अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी निश्चित परिस्थिति की वजह से उसकी भावनाओं में बदलाव होते हैं, सोच में बदलाव होते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। खास बात यह है कि व्यवहार में परिवर्तन इस स्तर से हो जाता है कि उसको दैनिक जीवन में समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो फिर व्यक्ति बहुत ही असमायोजित हो जाता है और सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर इन समस्याओं को अनुपचारित छोड़ दिया जाए, मतलब इनका कोई समाधान ना किया जाए, तो इनका दैनिक जीवन पर बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ता है। दैनिक जीवन में भारी प्रभाव का मतलब ये है कि उसकी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई परिवार में कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने परिवार की देखभाल करे, है ना, और अपने सोसाइटी के लोगों के साथ समय बिताए, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करे। तो इन सब चीज़ों की उस व्यक्ति पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब मानसिक बीमारी होगी तो उस वजह से वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, जो जिसकी वजह से उसके परिवार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और जो परिवार का विकास होता है वो रुक जाता है और परिवार में जो भी अच्छा जो माहौल होता है, जो प्रसन्नता का माहौल होता है, वो सब रुक जाता है। तो ये मानसिक बीमारी है। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो जाए तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आप के सोसाइटी में या फिर आप जहाँ पर भी रहते हैं, क्या आप लोग कभी सोचते हैं कि किसी को मेंटल इलनेस है? क्या आप कभी सोचते हैं किसी को मानसिक बीमारी है? अभी तक भारत में ऐसा देखते हैं कि लोग इसके बारे में ढंग से जागरूक नहीं हैं। लोगों को लगता है कि क्या यार, उनका तो दिमाग ख़राब रहता है, वो तो ऐसे ही हैं, वो अच्छे से रहना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह की न जाने कितनी बातों को कह के हम चीज़ों को नकार देते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है और हम बोल देते हैं कि उनको बस मरना था, वो मर गए। लेकिन कहीं न कहीं मेरा विचार ये है कि व्यक्ति जब लंबे समय तक मानसिक बीमारी से जूझता रहता है तो बाद में वह उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां पर उसे आत्महत्या एक लास्ट ऑप्शन नज़र आता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आत्महत्या करना उनके लिए सामान्य था, उन्हें मरना ही था, मर गए। हमें इन सब चीज़ों के बजाय हमें व्यक्ति के
व्यवहार को समझना चाहिए। अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई व्यक्ति है जो जिसका व्यवहार कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ दिख रहा है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई समस्या है तो हमें उस व्यक्ति को किसी मनोवैज्ञानिक तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारी होने में कोई शर्म नहीं है। जैसे कि आम बीमारियां होती हैं, आम बीमारियों के समय अगर जैसे हमारे पैर में दर्द होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, बुखार होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने शारीरिक दर्द को, शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए। जब अगर मानसिक बीमारी की बात है तो क्या हम उसे अपने मन में लिए बैठे रहेंगे कि नहीं, हम किसी को नहीं बताने वाले हैं, कोई मेरी समस्या को समझने वाला नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है। अगर मानसिक बीमारी है तो हमें उसे शेयर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात कहता हूँ आपसे, आप खुद ही सोचिए कि आपके लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान होते हैं, आप चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप दोस्तों को बताते हैं। आप दोस्तों को बताते हैं, लेकिन जब कभी कभी हमारे सोचने का स्तर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि हम दोस्तों को बताते बताते दोस्त भी हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर हम खुद में परेशान रहते हैं। और बेसिकली जब हम अपनी समस्याओं को अपने आसपास के लोगों को बताते हैं तो आसपास के लोग भी अपने तरीके से, ख़ास तौर पे उस तरीके से आपको समाधान बताते हैं जो आप पर लागू नहीं होते हैं, या फिर जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, है ना? तो उस टाइम पर हमें साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मिलना चाहिए, है ना? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मानसिक बीमारी क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से लिखिएगा। आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे अपने जिला अस्पताल तक पहुंचाइए, क्योंकि आज के दौर में जिला अस्पतालों में साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वहां पर उनके लिए इलाज संभव है, इलाज होता है, निःशुल्क होता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन शर्माइए मत, छिपाइए मत, इसके बारे में बात कीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मानसिक बीमारी क्या है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो मानसिक बीमारियां हैं इनको ठीक करने के सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है किसी न किसी तरीके से, ताकि उसे आसानी से समझ पाएँ। तो उसी तरह से अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं तो उसे दो तरीके से ठीक करने के लिए या फिर उनको समझने के लिए दो कैटेगरी बनाई गई हैं। एक कैटेगरी है आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसे DSM शॉर्ट में कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिसीजेज, ICD शॉर्ट में कहते हैं, ICD। ठीक है, अब ये समझना है कि ये जो DSM और जो ICD, ये दो तरीके हैं, दो वर्गीकृत सिस्टम है जिसके माध्यम से मानसिक समस्याओं को समझा जाता है, उनको ठीक किया जाता है। तो जो DSM है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये आपके अमेरिकन साइकेट्री के एसोसिएशन ने इसको डिजाइन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिसीज, ICD है, इसे WHO ने, और जो WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको डिज़ाइन किया था। तो बस इतना सब आपको याद रखना है। इसमें कई सारी और भी चीज़ें हैं, DSM पर बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, इनके क्लासिफिकेशन में क्या अंतर होता है वो भी पढ़ने के लिए होता है। लेकिन अभी आप बस कितना जानिए कि मेंटल हेल्थ को जो दो सिस्टम है क्लासिफाइड करने के, एक है DSM, एक है ICD। ICD WHO के द्वारा है और DSM APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा है। इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, बट इतना ही ध्यान रखिए। इसके बाद आप और अगली कक्षा में जब पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में इन चीज़ों को पढ़ने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो अभी आप इतना जानिए कि मेंटल हेल्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम में दो चीज़ें हैं, DSM एंड ICD, दोनों को फुल फॉर्म को याद रखिए। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि मानसिक जो बीमारियां होती हैं, जो विकार होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, हमें समझना है। तो इसमें कई तरह के टाइप्स हैं, अलग अलग हम समझेंगे। और आप मेरी बातों को समझिए और डेली लाइफ से जोड़ने का प्रयास कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि मानसिक विकार, यानी जो जैसे जब हम शारीरिक विकार की बात करते हैं, शारीरिक बीमारियों की बात करते हैं, तो शारीरिक बीमारियों में क्या होता है, जैसे मतलब पेट दर्द होगा, या पैर में दर्द होगा, सर दर्द होगा, बुखार होगा, निमोनिया होगा,
है ना, आपके बॉडी में जो भी मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके शारीरिक समस्याओं के उदाहरण होते हैं, प्रकार होते हैं। ऐसे ही मानसिक विकारों में मेंटल लेवल पर यानी थॉट के लेवल पर चीज़ें होती हैं, विचारों को लेकर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर पहला रखा है मैंने घबराहट की बीमारियाँ, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। बहुत ही आसान है, घबराहट की बीमारियाँ। आप कई बार बहुत ज़्यादा बोलते ना कि आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट कई बार होती है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों को होती है, और कई बार कुछ भयानक देख लेने से होती है, अचानक से होने लगती है, चक्कर आते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस तेज़ चलने लगती है। तो ये सब हमारे घबराहट बीमारियों के लक्षण होते हैं। अब जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं: सामान्यीकृत चिंता विकार और घबराहट की समस्या, जिसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, सामाजिक चिंता विकार ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख चिंता विकार है। अब इसके बारे में भी अलग अलग डीप में नॉलेज होती है, बट आप शुरुआती स्तर पर अभी इतना समझिए कि घबराहट की बीमारियां एक मानसिक विकार का प्रकार है, जिसमें 3 प्रकार की चिंताएं इस तरह से होती हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो विकार है, मानसिक विकार है, दैट इज बायोपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में द्विध्रुवी संबंधित विकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मैनिक हो जाता है, और डिप्रेशन वाली भी कंडीशन होती है। कभी कभी शांत बैठा रहेगा, कभी कभी बहुत हाइपर हो जाता है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, आपके समाज में कुछ लोग होते हैं वो इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं कि कभी कभी बहुत शांत हैं कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक, उसके बाद कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में आता है। जैसे जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको पहले मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते थे, और मेनिया को हम उन्माद कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। जैसे मैंने खुद ही कई बार देखा है कि मेरे एक परिवार में एक मेंबर थे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब वो मैनिक कंडीशन में आते थे, उन्माद की स्थिति में जब वो आते थे, तब उन्हें कोई रोक नहीं पाता था। अगर 4 लोग 5 लोग पकड़े तब भी उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो ये आपके मानसिक विकार से संबंधित समस्याएं हैं, आप इन्हें समझिएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि अगर आपको अपने आसपास सोसाइटी में, परिवार में ऐसे लोग दिखते हैं, तो आप समझिए कि भाई इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनको जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें जो पुरानी जो कुछ रूढ़िवादी चीज़ें हैं, यहाँ पे झाड़ फूँक, उन चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। अगर रियलिटी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर उनका इलाज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही होता है, आप इन चीज़ों को जानिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अवसादग्रस्तता विकार, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सामान्य विशेषता ये होती है कि व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक जो चेंजेस होते हैं ना, मतलब कि कॉग्निशन जो होता है, संज्ञान करने का जो तरीका होता है, चीज़ों को समझने का जो तरीका होता है, वो बदल जाता है। तो व्यक्ति उदास रहेगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा या शांत रहेगा, उसमें कुछ कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, यानी डिप्रेशन टाइप में, अवसाद में चला जाता है। तो ये भी आपका एक क्या है, मानसिक विकार होता है, मानसिक रोग होता है। ऐसी होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जैसे हिंदी में कहते हैं विघटनकारी विकार, और विघटन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो विघटन विकारी विकार या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति खुद में ही अलग हो जाता है, मतलब उसका वास्तविकता से या चेतना से अलगाव हो जाता है, उसकी फीलिंग्स में अलगाव हो जाता है, वो खुद के बारे में ही भूल जाता है कि वो क्या है, खुद की पहचान के बारे में, खुद की भावनाओं के बारे में भूल जाता है। तो ये भी आपका मानसिक विकार है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मानसिक विकार के कुछ प्रकारों के बारे में बताइए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ये खाने के कुछ विकार होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो इस तरह के भी विकार होते हैं। ये मेंटल इलनेस में ही आता है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत वीक हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा भी फैटी हैं, उनको और भी वेट कम करना है, तो इस चक्कर में कभी कभी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं
कि उनको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और जो खाने के जो 3 विकार हैं वो इस तरह से हैं: एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा। तो ये 3 टाइप हैं। इसे हम और डीपली भी पढ़ते हैं। जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है इसमें ज़्यादा लोग खाते हैं और एनोरेक्सिया में कम खाते हैं, तो और बुलिमिया में भी ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत स्तर पर आप ध्यान रखिए। वैसे इसके बारे में और भी डीपली मैं चीज़ों को डिफाइन किया हूँ, वो और भी वीडियोस हैं, कभी आप प्लेलिस्ट में जाएँ तो देख सकते हैं। तो कुछ खाने के विकार भी होते हैं। एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं जुनूनी बाध्यकारी संबंधित विकार। देखो, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ पहले वीडियो में बताया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक जो एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ उसको ऐसे समझिए, जैसे कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप जब रात में सोने जाते हैं तो पहले मेन गेट को लॉक करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लॉक करके आते हैं, बट फिर से 2-3 बार जाके चेक कर लेते हैं कि अभी मैंने लॉक किया कि नहीं किया। अगर ऐसा है और ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है, बार बार लेट जाइए बेड पे, फिर जाके देखिए कि हमने गेट लॉक किया कि नहीं किया, तो समझो कि वहाँ पे ये इस तरह के मानसिक विकार के ये लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इसके बारे में और भी डीपली जानना चाहते हैं, तो आप जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें आपको इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में किसी किसी को बार बार हाथ धोने की समस्या होती है, बार बार हाथ सफाई करते हैं। तो ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और ये सभी क्या हैं, मानसिक रोगों के प्रकार हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी यही होता है कि ये इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति के जो खुद के बारे में एक्सपीरियंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो व्यक्ति को डिस्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, जिसे व्यक्तित्व विकार कहते हैं, और 10 तरह के व्यक्तित्व विकार माने जाते हैं। इसके बाद सिजोफ्रेनिया के कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वास्तविकता से लोग हट जाते हैं। मतलब उनमें भ्रम हो सकता है, उनकी थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, उनके एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर हो जाते हैं। एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर का मतलब है चलने के तरीके या वस्तुओं को उठाने के तरीके। जैसे मान लीजिए कि ना, अगर आप पानी पीते हैं तो ग्लास का पकड़ने का एक उचित तरीका है, लेकिन जब व्यक्ति सिजोफ्रेनिक विकार से ग्रसित होता है तो उस टाइम पे ग्लास पकड़ने का तरीका उसका एबनॉर्मल टाइप से होता है, अजीब टाइप से। जैसे ना, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं तो कभी जब ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना। लोगों में हेल्यूसिनेशन भी होता है, नेगेटिव थॉट्स होता है। तो ये हमारे सिजोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम और ये मानसिक विकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके बारे में डिटेल आप कब पढ़ते हैं, जब आप पर्टिकुलर क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तब ये इन चीज़ों के बारे में और भी डिटेल चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर और बताया है कि जो कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, यानी कुछ सोने की बीमारियाँ भी होती हैं। इसके बाद सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, मतलब कि एडिक्टिव हो जाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और भी कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा बेटर फील करते हैं जब वो कुछ एडिक्शन वाला सब्सटेंस लेते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें ट्रॉमा स्ट्रेसर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। मतलब अचानक से कोई ट्रॉमा कंडीशन होती है, तनाव होते हैं, तो ये सब आपके मानसिक बीमारियों में आते हैं। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। बेसिकली इतनी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं। बट अगर हम इसको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत और भी डीप तरीके से पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, कारण यानी जो मानसिक समस्याएं होती हैं उसके कारण क्या है। कारण में यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें ली हैं। एक तो जीव विज्ञान, मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है उसकी वजह से, या फिर हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण की वजह से, या फिर जीन्स की वजह से, और या फिर हमारे जीवन के अनुभव की वजह से। तो पहला देखिए, जीव विज्ञान की वजह से कैसे। मानसिक रोगों में
मस्तिष्क रसायन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ध्यान रखिए कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर से ढंग से काम नहीं करेंगे, जो मैसेज होते हैं वो प्रॉपरली बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जीव विज्ञान यानी हमारे जो बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके वजह से भी मेंटल इलनेस आ सकती है। दूसरा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि गर्भाशय में कुछ पदार्थों में के संपर्क में आने वाले बच्चों में मानसिक बीमारी विकसित होने का अधिक खतरा हो सकता है। मान लीजिए कि कोई महिला है और वो अगर ड्रिंक लेती है, ख़ासतौर पे उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो बेबी होता है पेट में, तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक एनवायरमेंटल जोखिम के अंतर्गत आता है। इसके बाद जेनेटिक्स, यानी कुछ बीमारियां हमें अपने पूर्वजों से ही मिलती हैं, और जो कि एक के बाद एक जनरेशन्स के बाद आगे पहुंचती रहती हैं। तो विशेषज्ञों ने लंबे समय से ये माना, स्टडी किया कि मानसिक बीमारियां परिवारों में चलती ही रहती हैं, जो कि एक के बाद एक जनरेशन्स में आती रहती। तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, जीवन के अनुभव। कभी कभी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बड़ा तनावपूर्ण होता है, और तनावपूर्ण जीवन में लगातार लंबे समय तक जीवन व्यतीत करने के वजह से भी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जीवन के अनुभव से भी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब इस तरह से आज मैं आपके साथ जो भी शेयर किया हूँ, निश्चित ही आपकी नॉलेज में चीज़ें बढ़ेंगी और परीक्षाओं में भी आप अच्छे कर पाएंगे। ये मेरा प्रयास है कि मैं मनोविज्ञान को आपके साथ हिंदी भाषा में शेयर कर पाऊँ, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और हिंदी भाषा में भी आप मनोविज्ञान को सीखिएगा। अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पर भी इंग्लिश भाषा में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें, स्टडी करते रहें। मनोविज्ञान में आप अच्छे से करियर बना सकते हैं, तो आप बनाएं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड आप अपने खुद के लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अच्छा करियर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।